हेलो एवरीवन। कल का आपने क्लास देख लिया होगा। कल हमने क्लास 3 में सेल्स के पीवाईक्यूज किए थे। आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, क्लास 4 है अपने वाला, और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आपको बताने की जितनी कि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के लिए जो क्लास है बेनिफिट होने वाली है। और अंत में अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका लिंक अगर आप देखोगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी class.png.pdf नाम से। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप नोट्स बना सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। आज का हमारा जो चैप्टर है ना, सबसे पहले जानते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? देखो, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था सेल पढ़ा था। सेल क्या पढ़ा था? सेल में मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी सेल से बनी होती है। मिलियंस ऑफ, लाखों सेल्स, करोड़ों सेल से बनी होती है। सेल्स होते क्या? छोटे 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 रूम्स टाइप के होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि उस सेल्स को फंक्शनल बनाते हैं। सेल्स हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और सेल्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो डेड सेल था। सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने। यही बताना कब उसने डिस्कवर किया था। एंटोन वेन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बताया जाता है। बताया नहीं जाता, वो है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें, ऐसी कई सारी फैक्चुअल चीज़ें हमने बात करी थी अपने सेल वाले चैप्टर में। फिर हमने उसके सारे ऑर्गेनल्स को पढ़ा था। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि जो किचन ऑफ द हाउस है, मतलब किचन हाउस ऑफ द सेल, वो क्या, कौन सा है ना, मतलब कौन सा ऑर्गेनल है? किचन ऑफ द सेल वो किसको बोला जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में जरूर इसका आंसर बताना, मैं जरूर रिव्यू करूंगा। ठीक है, और मैंने बताया भी है सेल वाले चैप्टर में, तो आपको ही बताना है। और पीवाईक्यूज में भी पूछा भी गया था, हमने कुछ अच्छे लगभग 50 से ज़्यादा पीवाईक्यूज भी किए थे इससे पहले वाले सवाल में। तो आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने वहाँ पे आपको सेल क्या बताया था? सेल ऑर्गेनल से बने हैं। फिर सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है? जब कई सारे सेल आपस में मिल जाते हैं, और अगर वो सेम स्ट्रक्चर, मतलब सेम जैसे ही है वो सेल। मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होते हैं ना, जैसे हमारा ब्रेन हो गया जिसमें पुरकिंजे सेल होता है, हमारा लीवर हो गया जिसमें कुप्फर सेल हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जब ये ऑर्गन्स होते हैं ना, तो इनमें अलग अलग, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का काम अलग अलग फंक्शन करना, अलग अलग टास्क है, तो उसमें अलग अलग तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं। और वो सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो सवाल में यही बोला गया इस कंसेप्ट में, जो टिश्यू होते हैं ना, वो होते तो सेल ही हैं, लेकिन ऐसे सेम सेम सेल्स का ग्रुप होता है वो, जो कि सेम स्ट्रक्चर दिखने में सेम होते हैं और उनका फंक्शन भी सेम होता है। जैसे हार्ट में जो बने होंगे, जिस जिन सेल से हार्ट बना होगा, उसका वो अलग होगा। जिससे न्यूरॉन्स बने होंगे, जिस सेल से न्यूरॉन्स बने होंगे, जिससे लीवर बने होंगे, जिस सेल से लीवर बने होंगे, उनका टिश्यू अलग होगा। हार्ट का जो ऑर्गन है एक हमारा, उसका टिश्यू अलग होगा, लीवर का टिश्यू अलग होगा। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब आपको समझ में नहीं आएगा टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? सेम अगर सेल आपस में जुड़ जाएं और एक ग्रुप बना लें, और वही आगे चल के टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू आपस में, मतलब जो टिश्यू होते हैं वो जुड़ जुड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वो सारे मिलके एक पूरी बॉडी बनाते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। अब एक बात और बताओ, स्टडी ऑफ टिश्यू, जिस तरीके से मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया कि सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं ना। अच्छा ठीक है, ये भी बताना जरा, कमेंट में तुरंत लिखो, अभी लिखो कि जब हमारा साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्योंकि मेरे को क्यों याद आ गया, क्योंकि इसी वर्ड से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, लगे हाथ यही बता दो, न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट में सारे आंसर लिख दिया करो यार, क्योंकि एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है फिर जब ये सब हम करते हैं तो बताओ, स्टडी ऑफ टिश्यू किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये याद रख लो, नोट्स बनाते चल रहे हो ना। तो हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, अगर आपसे पूछ ले तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे जो टिश्यूज़ होते हैं, जब हमने सेल्स पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया, या फिर अभी भी बताया मैंने, जब सेल्स पढ़ा था, सेल अलग अलग होते हैं। अलग अलग सेल का मतलब, जैसे जो नर्व सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, लीवर में अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ओवरऑल तो वो सेल ही होते हैं, ओवरऑल तो उसमें सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सारे ऑर्गेनल मतलब सब में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब में वैक्यूल होगा, सब में न्यूक्लियस होगा। लेकिन उसी तरीके से टिश्यू भी है। यहाँ पे टिश्यू भी अलग अलग तरीके की टिश्यू हैं, वो सारे टिश्यू ही
हैं वो सारे सेल के ही बने हैं, लेकिन अलग अलग टिश्यू में क्या है, वो अलग अलग तरीके के सेल से बने हुए हैं। जैसे कुछ सेल्स हैं उसमें कुछ अलग ही तरीके की जादुई शक्ति है जो दूसरे सेल से अलग बनाती है उसको। तो ऐसे ऐसे कुछ हो गए मसल टिश्यू हो गए, कुछ नर्वस टिश्यू हो गए। मसल टिश्यू जो हमारे मूवमेंट के काम आते हैं, नर्वस टिश्यू जो केवल मैसेजेस सिग्नल्स वगैरह के काम आते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो केवल हमें कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कनेक्टिव टिश्यू जो एक तरीके से हमारे पूरे, जैसे ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, ये सब है क्या। अभी तक आप जानते थे जो बोन है वो हड्डी एक तरीके के कैल्शियम कार्बोनेट इन सब चीज़ों से बना होता है, लेकिन वो है एक तरीके का टिश्यू। जो बोन है ना, वो भी तो सेल से ही बना है, क्योंकि एक बॉडी पार्ट है, वो हमारा लिविंग बीइंग का पार्ट है, वो सेल से ही बना है। लेकिन वो जिस सेल से बना है वो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो बोन जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी को हमारे कनेक्ट कर रखा है। जो ब्लड है वो भी एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूरे दिमाग से लेके पैर के अंगूठे तक पूरे हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अगर हमारे पैर के अंगूठे में थोड़ी सी चोट लग जाती है तो वो हमारी पूरी बॉडी में एक तरीके से इरिटेशन डेवलप होता है, यार मेरे पैर में चोट लग चुकी है, बंदा पूरा समय इरिटेट होता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। वो कनेक्टिव टिश्यू उसके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि हाँ भाई तेरे यहाँ चोट लगी है, तो इस तरीके से आराम से चैन की नींद नहीं ले सकता। जब तेरे यहाँ चोट लगी है तेरे पूरे शरीर को महसूस होने वाला है। ठीक है, पैर में तो स्पेशली महसूस होता है, लेकिन आप उससे परेशान होते हो ना, आप पूरी पूरा मेंटली परेशान होते हो, पूरा फिजिकली तो परेशान रहते हो। तो वो किसकी वजह से? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से आपकी पूरी बॉडी में वो पता चल पाता है हाँ मेरे पैर में चोट लगा है ना। अभी वो सिग्नल्स वगैरह, वो नर्व सेल्स वगैरह, न्यूरॉन्स वगैरह वो आगे आते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ते हैं कि जो टिश्यू होता है वो एक तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। सेल्स मतलब वही कोशिका जो सेम तरीके का फंक्शन करते हैं, सेम तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है टिश्यू की ये भी जान लो। देखो टिश्यू, जब मैंने अभी आपको बताया जो टिश्यू होता है वो अलग अलग सेल से बना होता है। अलग अलग सेल का मतलब, जैसे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो अलग तरीके के सेल से बना होगा, जो नर्वस टिश्यू है वो अलग तरीके से सेल बना होगा, जो मसल टिश्यू है वो अलग तरीके से सेल से बना होगा। नर्वस टिश्यू का क्या काम है? मैसेजेस पहुंचाना हमारे ब्रेन तक कि भाई अब मैं अगर गर्म तवा पे बैठा हूँ तो भाई वहाँ से उठ जा, वरना बहुत ज़्यादा गर्म है, तू जल जाएगा। तो ये सिग्नल किसकी वजह से किया? क्योंकि मेरे अंदर नर्वस टिश्यू है, मेरे अंदर ऐसे सेल्स हैं जो आपस में मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं, जिनका जो मेन टास्क है केवल, वो मेन टास्क केवल यही है कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना कि हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मसल सेल का क्या फंक्शन है? वो ऐसे सेल से बने होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं जो आगे चल के टिश्यू बनाते हैं। वो टिश्यू क्या हेल्प करते हैं? हमारे चलने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी मूवमेंट को मदद करते हैं, हम एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो हमारा हड्डी हो गया, जो हमारा ढांचा हो गया, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया, वो एक तरीके से हालांकि बना तो कनेक्टिव टिश्यू से है, लेकिन वो हमें हेल्प करता है ना, लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलने में मदद करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंस है। एक तो डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हर जो अलग अलग तरीके के टिश्यू हैं उनको एक अलग अलग टास्क दिया गया है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, गूगल में चले जाओ, वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट कोई अलग होगा, हैकिंग का डिपार्टमेंट का कोई अलग ही डिपार्टमेंट होता है ना। और बाकी जो उनका डाटा एनालिसिस का सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो अलग होता है। कोडिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, वेब डेवलपमेंट का मतलब जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगा वो अलग होगा, बैक एंड डेवलपमेंट अलग होगा। जो उनके जो उनका वो क्या कहते हैं यूज़र इंटरफेस होता है, वो सब अलग उन पे काम चल रहा होगा। उनका यूट्यूब प्रोडक्ट है, यूट्यूब पे अलग काम करने वाली टीम बैठी होगी। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी अलग अलग टिश्यूज़ हैं। हमारी जो पूरी बॉडी है ना, वो केवल सेल से नहीं बनी हुई। जब सेल्स के ग्रुप मिल जाते हो तो उनको टिश्यू बोला जाता है। अब वो टिश्यू भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब उन सभी टिश्यू का जो अलग अलग टिश्यू है ना, उनका अलग अलग काम डिवाइडेड है, उसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, उसका केवल काम ये है पूरी बॉडी को कनेक्ट करना। जैसे ब्लड का काम क्या है? ब्लड, मैं यहाँ से ऑक्सीजन लेता हूँ अपने नाक से, तो वो लंग्स में जाता है, लंग्स में से ब्लड की मदद से वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है। जो हम खाना खाते हैं बिना ऑक्सीजन के पचेगा नहीं, क्योंकि जब ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्लड के थ्रू, वो पूरा खाना के साथ मैच होता है, फिर अलग अलग सेल्स के पास जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा अलग टिश्यू से बना होगा, डाइजेस्टिव वाले टिश्यू से बना होगा, वो अलग ही टिश्यू से बना होगा, नाम उसका कुछ अलग होगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जानो बस केवल कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिस भी टिश्यू से बना होगा उसका अलग काम है। उसका काम केवल ये है कि खाना को पचाना है। अब लीवर का काम क्या है? खाने को पचाने में हेल्प करना है। एक्सक्रीटरी का क्या है? जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना है। तो ये अलग अलग टिश्यूज से मिलकर जो अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं, उनका स्पेशली एक
काम डिवाइड कर रखा है भगवान ने कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। जैसे घर में अगर 3-4 बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, तुझे झाड़ू लगाना है, तुझे खाना बनाना है, तुझे बर्तन धुलना है, तुझे बाहर का सब्जी उब्जी ये सब लेकर आना। उसी तरीके से हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी में, उन सभी का काम भी डिसाइडेड है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्मूथली और एफिशिएंट चलता है। एफिशिएंट का मतलब जो जिसको काम दिया गया है केवल वो करेगा, केवल वो उस पर ही अपना ध्यान लगाएगा, किसी दूसरे से उसको मतलब नहीं है, तो काम इस तरीके से हमारा बिल्कुल बेटर तरीके से होगा। अब जैसे ये हम तरह तरह के टिश्यूज़ पढ़ेंगे, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, जिनका अलग अलग काम होता है। एपिथेलियल टिश्यू का केवल प्रोटेक्शन का काम होता है, मसल टिश्यू का केवल मूवमेंट में काम होता है, नर्वस टिश्यू का केवल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब जब ब्रेन होता है एक तरीके से पूरा हमारी बॉडी का कंट्रोल उसी के पास रहता है, जो अगर हम मन से ठान लिए वो हम कर सकते हैं। ये तो बात आपको पता ही होगा। तो ब्रेन एक तरीके से हमारे पूरे कंट्रोल करता है ना। और कोऑर्डिनेशन मतलब वही ब्रेन से कोऑर्डिनेट करना। तो अब ये बात आगे हम पढ़ेंगे, जो टिश्यूज़ होती है ना वो ग्रोथ और रिपेयर में भी काम करती हैं। ये ग्रोथ और रिपेयर अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगा। जैसे अब देखो, प्लांट्स और एनिमल, जैसे हमने सेल में पढ़ा, जो प्लांट जिस सेल से बने होते हैं वो अलग होता है एनिमल सेल से। क्योंकि जो प्लांट्स वाले सेल्स होते हैं ना उनको खाना मिलता है सन की धूप से। वो जादू कोई मिल गया वाले जादू की तरह उनको जो खाना मिलता है वो फोटोसिंथेसिस से मिलता है। लेकिन जो एनिमल्स होता है उनको खाना मिलता है उनकी मम्मी से। मम्मी उनकी 3 टाइम खाना बना के देती हैं, तो वो उन्हें टाइम टू टाइम मिल जाता है। इसकी वजह से उनके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होता, जो कि दोनों सेल्स को डिफरेंट बनाता है। एक चीज़ और डिफरेंस था कि जो प्लांट सेल होते हैं उनको एक डबल प्रोटेक्शन वाली लेयर दी जाती है, और वो क्या होती है, उनको उनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई किसी भी तरीके का सेलुलोज का सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के पास हाथ पैर होते हैं, वो हाथ पैर से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल के पास ऐसा कुछ नहीं होता। उसी तरीके से जो हमारे प्लांट और एनिमल में जो टिश्यूज पाए जाते हैं ना उनका भी अलग अलग एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है। एक तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, उनका टास्क भी अलग अलग होता है। जैसे जो प्लांट्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं उनका मेन जो काम होता है वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन वहीं आप एनिमल्स में देखोगे ना, उनका जो मेन टास्क होता है वो मूवमेंट में होता है, कंट्रोल करने में होता है, या फिर कोऑर्डिनेशन में करने में होता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रेन वाले से रिलेटेड है। बाहर कोई भी एक्टिविटी अगर हमारे साथ करी जा रही है तो वो हमारे ब्रेन को तुरंत पता चल जाएगा। वो किसकी वजह से? क्योंकि हमारे पास नर्वस टिश्यू है जो कि हमारे ब्रेन को तुरंत सिग्नल दे देगा। हमारे पास मसल टिश्यू है जो कि हमारे मैप मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है। अब प्लांट सेल में जो ज़्यादातर टिश्यूज़ होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होती हैं। वो भी डेड कब हो जाती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि लिविंग भी होती हैं इसमें, लेकिन सारी डेड टिश्यूज़ नहीं होती। स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है, रिजिड प्रोवाइड करती है। ठीक है। यहाँ पर भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो टिश्यूज़ है उनका मेन काम तो यही है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्शन करना। अलग अलग इनको काम डिवाइडेड है। जो हम देखेंगे प्लांट में कुछ ऐसे भी टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर और फूड का एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आपने कभी सोचा है ये बात? जैसे ये ट्री है, अब ये पूरा क्या है, ये पेड़ है पूरा। मैं पानी तो यहाँ डालता हूँ, जड़ों में पानी तो यहाँ डालता हूँ, लेकिन ये जो पानी है आखिर ये पूरे ट्री में कैसे पहुँचता है? क्यों? क्योंकि जो ट्रीज होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके पास एक अलग ही तरीके का टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं वस्कुलर टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको अगर मैं और भी अच्छे से बताऊं एकदम मोटा मोटी, तो जाइलम और फ्लोएम, ये दो ऐसे टिश्यू हैं जो खाना पानी एक तरीके से इस ट्री के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन्हीं को ये काम दिया गया है एक तरीके से। ऐसे ही अगर मैं हम यहाँ पे एनिमल्स में देखें तो यहाँ पे ये इसका काम क्या होता है, बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली स्टिमुलाई, ये रिस्पॉन्स करने के यहाँ पे बस वो काम है। कोई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब हम चलेंगे, प्लांट्स और एनिमल सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं सबसे पहले अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूँ ना, मैंने इतना तो बता दिया जो प्लांट टिश्यू उसका मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, जो फूड वगैरह स्टोरेज करना। यहाँ पे और भी चीज़ें लिख लो, फूड वगैरह स्टोरेज करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है। फूड वगैरह स्टोरेज करना ये प्लांट टिश्यू के काम है, हालांकि ये प्लांट सेल्स के भी यही काम थे। अब आगे जो फर्दर हम डिवाइड करेंगे प्लांट टिश्यू को, आगे डिवाइड करेंगे अलग अलग, और उसके फिर फर्दर टाइप्स देखेंगे, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें हम केवल प्लांट टिश्यू से डील करने वाले हैं। अगला वाला जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और क्या उसका मेन पर्पस होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज का हमारा जो पूरा लेक्चर है वो डेडिकेटेड है प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनके ग्रोथनेस के हिसाब से। ग्रोथनेस के हिसाब से मतलब उनका जो सेल है, जो टिश्यू है, उसके हिसाब से। जो पहला है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो दूसरा है वो है परमानेंट टिश्यू। अब दोनों का अलग अलग काम है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो आप ज़्यादातर देखोगे ना, जो एकदम छोटे पेड़ होते हैं। छोटे पेड़ का मतलब यंगर पेज, जो एकदम यंगर पेड़ मतलब जो नए नए पेड़ हैं, जो एकदम जैसे
क्या बोलूँ मैं, जो एकदम नॉनसेंस नहीं, इनोसेंट पेड़ है। इनोसेंट पेड़ मतलब अभी फुली डेवलप्ड नहीं हुए हैं वो, अभी पेड़ बूढ़े नहीं हुए हैं, बूढ़े नहीं हुए मतलब अभी जो उनकी झाड़ियाँ हैं, जो स्टेम्स है वो बिल्कुल हरे हरे हैं, अभी उनका ग्रोथ का टाइम चल रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो फोकस होता है ना उनका ज़्यादातर केवल और केवल ग्रोथ पे होता है। लेकिन वहीं अगर परमानेंट टिश्यू पे देखोगे ना, जब इनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिस तरीके से हम एनिमल्स में ऐसा होता है कि हम 20-22 की एज तक या फिर मैक्सिमम 18 की एज तक, मैक्सिमम 18 नहीं मिनिमम 18 या फिर 20-22 एज तक हम अपना ग्रो करते रहते हैं, हमारी जो लंबाई है वो बढ़ती रहती है। लेकिन उसके बाद तो हमारी लंबाई रुक जाती है। उसी तरीके से प्लांट्स में भी है, प्लांट्स में भी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब कुछ समय तक ही तो उनकी ग्रोथ होगी, आम का पेड़ कब तक बढ़ेगा, जब तक वो 30-40 फीट का नहीं हो जाता। 30-40 फीट के बाद वो थोड़ी ना कि पूरे जीवन भर बढ़ता रहेगा। जब वो पूरा बड़ा हो जाता है उसके बाद तो फैलना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो और हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इनिशियल फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्री या फिर प्लांट्स, मतलब वो उसका काम होता है केवल ग्रोथ कराना। अब इसका काम केवल ग्रोथ कराना है, इसलिए ये जो टिश्यूज होते हैं ना इसमें जो सेल्स होता है वो हमेशा अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि इनका जो मेन काम है वो ग्रोथ कराना। ग्रोथ कब होगी, जब नए सेल्स आएंगे। नए सेल्स कब आएंगे, जब सेल डिवाइड होंगे। लेकिन जब ये ग्रोथ रुक जाती है, जब हमारा जो ट्री है वो पूरा डेवलप हो जाता है, अब वो फल वगैरह देने लगता है, तो हमारी अब ग्रोथ रुक जाती है, अब उसका मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है तो अब उसकी हार्डनेस बढ़ेगी। वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है परमानेंट टिश्यू की। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये ले रखा है, जैसे ये देखो ये हरा भरा है तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। ये फर्दर उसके टाइप है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरकैलिक, मतलब इनके प्लेस के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर रखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनके प्लेस के हिसाब से। अभी मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें भी। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो केवल समझो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लगभग हरे भरे पेड़ से ज़्यादा रिलेटेड रहता है, हरे बड़े पेड़ से। लेकिन वहीं जब वो पेड़ पूरा डेवलप हो जाता है, जब वो इस तरीके से हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अब वो केवल फल देने के काम आता है, वहाँ पे भी ये जितने भी अपने यहाँ पे ये टिश्यूज़ हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्योंकि अब इनका जो मेन पर्पस है ना वो ट्री को एक तरीके से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्योंकि अब ग्रोथ तो पूरी एक हो चुकी है मैक्सिमम हाइट तक, लेकिन अब ट्री को मजबूत बनना है ताकि वो भारी से भारी साइक्लोन का, भारी से भारी तूफान का वो सामना कर सके। तो मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो अपने सब टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू के। अब आगे पढ़ते हैं एक एक को डिटेल में। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको क्या बताया था, जो ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, मेन पर्पस यही होता है कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे उनका जो मेन पर्पस होगा वो सेल्स आपस में डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस होता है वो ग्रो कराना होता है। ठीक है, ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद करनी है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लिविंग होते हैं, और लार्ज न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी जो सेल्स वॉल होती हैं वो भी थिन होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं। ठीक है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है और न्यू सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी लोकेशन के हिसाब से बात करते हैं, आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सब टाइप्स क्या है। जैसे ये देखो, सपोज ये अगर ये प्लांट है, तो जो प्लांट का जो टिप है ना उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये वो वाला मेरिस्टेम है ना जहाँ पे उसका जो मेनली फोकस रहेगा वो एक तरीके से इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए रहेगा, इसीलिए ये टिप पे प्रेजेंट होता है। जैसे आपकी अगर लंबाई बढ़ानी हो तो आपको क्या बोला जाता है, लटके करो, उससे लटकने से आपकी जो बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके बोन्स थोड़े से लचीले होंगे, उनकी लेंथ बढ़ेगी, और जब भी हाइट बढ़ती है वो ऊपर से बढ़ती है। उसी तरीके से जो एपिकल मेरिस्टेम इनके लोकेशन के हिसाब से इनको एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये टॉप पे केवल इस ट्री के टॉप पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यहाँ पे कहीं भी आप ले लो। जैसे ये अगर इसका रूट होगा ना, रूट, ये देखो दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रूट, एक होता है हमारा शूट। रूट क्या होता है, जो जमीन के अंदर होता है, जो जैसे जड़ हो गई, और शूट्स क्या होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, वो पूरा हमारा शूट्स में डिवाइड होता है, शूट्स का पार्ट होता है। तो ये रूट के भी अगर आप टिप पे देखोगे ना, वो भी अपना मेरिकल एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम होगा। यहाँ पे अगर रूट के टिप्स पे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे रूट्स इस तरीके से यहाँ नीचे भी तो ग्रो करेंगे, यहाँ नीचे भी तो ग्रो करेंगे, नीचे भी तो रूट्स को, जितनी जड़ मजबूत होगी उतना ही आगे चल के पेड़ और भी ज़्यादा मजबूत होगा, और भी ज़्यादा तूफान का सामना कर पाएगा। तो ये रूट्स भी तो हमारे यहाँ पे ग्रो होंगे, तो इनके भी जो टिप पे पाया जाएगा ना वो कुछ और नहीं, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू ही पाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ पे एपिकल। ये प्रोटोडर्म क्या है, अब इनका काम केवल ग्रोथ है तो ये हमेशा अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे। प्रोटोडर्म क्या है, प्रोटोडर्म भी एक तरीके का एपिकल मेरिस्टेम ही है, जो इनके यहाँ पे इस तरीके से रूट वाले पार्ट पे इस तरीके से ऊपर पाया जाता है, जो कि इनकी ग्रोथनेस में हेल्प करता है। अब आगे चलते, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। देखो इंटर, ये तीनों एक तरीके से ऐसे टिश्यू है, क्योंकि ग्रोइंग करना इनका मेन पर्पस है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो ये तीनों टिश्यू ऐसे हैं जो ये इंटर कैलरी, एपिकल और ये लेटरल,
इन तीनों का काम जो है वो ग्रोइंग टिश्यू, तो ग्रोइंग टिश्यू तो आपका सब में आएगा, लेकिन इनका जो लोकेशन है वो बस चेंज होता रहेगा। जो अपना इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है वो बेस ऑफ द लीव्स या फिर इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होगा। जैसे ये अपना क्या है, यहाँ पे लीव्स है, या तो इसके बेस पे प्रेजेंट होगा या फिर ये इंटरनोड्स है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है लेंथ प्रोवाइड करना या फिर प्लांट की जो पार्ट्स हैं उनकी लेंथ प्रोवाइड करना। जैसे ये अपना पूरा एक तरीके से अगर ट्री है ना, तो उसकी लेंथ प्रोवाइड करती है। देखो एपिकल मेरिस्टेम तो यहाँ से उसकी लंबाई बढ़ेगी, अगर यहाँ से नहीं बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी उसकी पूरी हाइट। तो यहाँ से एपिकल मेरिस्टेम अपना इसका काम डिवाइड है कि यहाँ से एपिकल मेरिस्टेम हेल्प करेगा और यहाँ बीच से अपना इंटर कैलोरी मदद करेगा इस बीच वाले लेंथ को बढ़ाना। या फिर जो ट्रीज के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे जो यहाँ से ये टहनियाँ निकली हैं, इस टहनियों को भी बढ़ाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के पास है। ज़्यादातर आप इसको ग्रास में भी देखोगे तो जो ग्रास में जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो इंटर कैलोरी के अंदर आएगा, क्योंकि जो टॉप वाला हो गया वो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, जो नीचे वाला हो गया वो अपना लेटरल मेरिस्टेम हो गया, जो बीच वाला पार्ट हो गया वो अब इंटर कैलोरी हो गया। तो मैक्सिमम पार्ट तो इंटर कैलोरी के पास ही आएगा। तो मैक्सिमम वो इंटर कैलोरी का फंक्शन यही होता है, उसका पर्पस यही होता है कि उसकी लेंथ को बढ़ाना, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है अंदर आता है तो सारा काम उसका ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ही इसका काम है। बस इनकी लोकेशन आपको पता करनी होती है, आखिर लोकेशन इनकी क्या है अलग अलग। अब जैसे लेटरल मेरिस्टेम देखो, लेटरल मेरिस्टेम का मतलब ये नहीं कि नीचे वाला पूरा पार्ट, नहीं, नीचे वाले पूरे पार्ट की जगह आप यहाँ देखोगे ना, ये होता है अपना लेटरल मेरिस्टेम। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसकी थिकनेस को बढ़ाना। जैसे आप अगर किसी भी पेड़ को देखोगे तो नीचे से बहुत ज़्यादा थिक होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा थिक होता है, और फिर वो ऊपर जाते जाते थोड़ा सा पतला होता जाता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते वहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जैसे इंटर कैलोरी हो गया, एपिकल मेरिस्टेम हो गया, जिनका मेन पर्पस ग्रोथ पे होता है। लेकिन यहाँ जो अपना लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू होता है ना, उसका मेन पर्पस ग्रोथ नहीं होता, उसका थिकनेस होता है उसका मेन पर्पस। तो ये थिकनेस उसका मेन पर्पस होता है, इसलिए यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टेम यहीं पे प्रेजेंट होता है। इसलिए ये जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं अपने नीचे से, क्योंकि एक तरीके से ये जड़ वाला भी एरिया है। तो बेस अगर मजबूत होगा तो पूरा ट्री अपना मजबूत होगा। और ये किसकी वजह से यहाँ पे इतना मोटा होता है, वो होता है अपना लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। ये कैम्बियम क्या है, ये कैम्बियम भी एक तरीके से लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू का ही पार्ट है, जो कि इस लेटरल मेरिस्टेम जहाँ पर ये होता है ना, उसके यहीं पे ये प्रेजेंट होता है कहीं यहीं पे कैम्बियम। एक तरीके से आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे इसका डायग्राम भी पूरा। तो यहीं पे कहीं कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जो इसको एक तरीके से और मदद करता है इसकी थिकनेस को मजबूत करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, उसके तीनों पार्ट के बारे में, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, और इन तीनों का फंक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल नहीं, अगला टॉपिक देखो। भैया हमने पढ़ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो तब होते हैं जब जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड करना बंद हो जाते हैं। मतलब अब हमारा जो प्लांट है अब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अब उसकी डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, अब उसके स्ट्रेंथ की बात करनी है, अब उसके स्ट्रॉन्गनेस की बात करनी है, अब उसके सपोर्ट की बात करनी है। तब हमारा जो प्ले रोल करता है वो ज़्यादातर परमानेंट टिश्यू करता है। यहाँ पे लिखा है ना स्टॉप डिवाइडिंग, जब हमारा जो सेल्स होता है वो डिवाइड करना स्टॉप हो जाता है। अब फिक्स साइज का रहेगा वो, केवल अब उसको केवल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, उसको उस ट्री को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है। इनके जो मेन पर्पस होते हैं देखो, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड करना, ग्रोथ तो अब हो चुकी है, अब जो भी काम करना है वो स्टोरेज का और ट्रांसपोर्ट का भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में अपने ट्रांसपोर्ट का ही आएंगे, जाइलम और फ्लोएम वगैरह इसमें आएंगे। ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिकेशन, ठीक है, टिश्यूज जो होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लिविंग और कुछ एक आध जो होते हैं डेड होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। अब जो परमानेंट टिश्यू है ना, इनके हिसाब से, इनके कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, जैसे अब ये परमानेंट टिश्यू यहाँ पे सेल्स वगैरह डिवाइड होना तो बंद हो चुके हैं। अब इनका काम केवल क्या है, प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना, स्टोरेज करना। इसी के बेसिस पे मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सिंपल एक कम्प्लेक्स। सिंपल क्यों, सिंपल इसलिए क्योंकि ये ऐसे टिश्यू से बने होते हैं जिनका एक ही फंक्शन होता है। लेकिन कम्प्लेक्स वहीं आप देखोगे ना, इनका ये अलग अलग तरीके से सेल से बने होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आगे देखो। जैसे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, इसको मैंने फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ये मैंने किस बेसिस पे डिवाइड किया, इनके एक नेचर के हिसाब से मैंने डिवाइड किया। जो पैरेन्काइमा होता है उनका एक अलग ही काम होगा, और वो उनका फिर स्ट्रक्चर भी अलग होगा। जब उनका स्ट्रक्चर अलग है तो वो पूरा जो टिश्यू है वो केवल एक तरीके के सेल से बना होगा। स्क्लेरेन्काइमा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। ये अलग अलग तरीके के प्लांट्स के अलग अलग जगह में पाए जाते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर अलग है तो ये अलग तरीके के सेल से बना होगा, डिफरेंट डिफरेंट। और
मतलब सेम तरीके के सेल से बना होगा, कॉम्प्लेक्स वाला डिफरेंट सेल से बना होगा, उसका डिफरेंट टास्क है। लेकिन यहाँ स्क्लेरन काइमा जो टिश्यूज होंगे वो एक ही तरीके के सेल से बने होंगे, उनका काम अलग होगा पैरन काइमा वाले से। ऐसी कॉलन काइमा, इसका काम अलग होगा स्क्लेरन काइमा और पैरन काइमा वाले से। जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे तो उनका जो मेन पर्पस होता है वो केवल ट्रांसपोर्टेशन का होता है, पानी का, मिनरल्स का, फूड का। लेकिन अभी हम बात करते हैं पैरन काइमा का। देखो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया पैरन काइमा में, स्क्लेरन काइमा में और कोलन काइमा में। अब अभी तक हमने बात किया केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ है। अब वो ग्रोथ आखिर होगी कब? ग्रोथ तो तभी होगी ना जब प्लांट खाना बनाएगा। प्लांट जब खाना खाएगा, जब उस खाने से एनर्जी बनेगी, जब वो एनर्जी पूरे उसके हर चीज़ में इन्वॉल्व होगी, हर चीज़ में उसका उस एनर्जी का यूज़ होगा, उसकी ग्रोथनेस में, उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, उसको और मजबूत होने में, उसकी विद बढ़ाने में। तो उसके वजह से वो क्यों, कैसे होगा? वो अलग अलग टिश्यूज़ इसीलिए तो डिवाइड किए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पे अलग अलग टिश्यू डिवाइड किए गए। अब जैसे पैरन काइमा क्या होता है? पैरन काइमा वो वाले टिश्यूज होते हैं जो ज़्यादातर ग्रीनरी पार्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस होता है ना वो एक तरीके से फोटोसिंथेसिस कराना होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है पूरा, ये ज़्यादातर रूट्स में पाए जाएंगे क्योंकि रूट्स में भी हमारा खाना बनता है वाटर की वजह से, ठीक है। हालांकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता लेकिन वहाँ पे वाटर्स तो पहुँचता है ना। आगे चल के आप पढ़ोगे एक एक कीड़ा भी होता है ना, अर्थवॉर्म की तरह एक पाया जाता है, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा वो रिएक्शन क्या करवाता है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन होता है। तो जो प्लांट के पास होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो उस कीड़े को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो प्लांट उसे दे देता है नीचे से रूट से, और वो जो कीड़ा होता है वो इसको दे देता है जो इस प्लांट्स को चाहिए होता है। आगे की वीडियोस में कवर करूंगा, अभी मुझे तो तुरंत याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन काम है वो फूड को बनाना और स्टोरेज करना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, या फिर हीलिंग का या फिर रिपेयर का काम करते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, पूरा फूड का स्टोरेज इन्हीं के पास है, तो वहीं से ये हीलिंग भी करेंगे और वहीं से ये रिपेयर भी करेंगे। आप यहाँ पे समझो, देखो जैसे ये ग्रीनरी पार्ट है अपना पैरन काइमा का। अब ये जो ग्रीनरी पार्ट है ना, ये वाला जब आप देख रहे हो यहीं पे अपना फोटोसिंथेसिस होता है, इसी को हम अलग ही पार्ट दे देते हैं। ओवरऑल तो ये पूरा पैरन काइमा है, लेकिन ये आप ग्रीनरी पार्ट देखो और ये ग्रीनरी पार्ट देखो, इन दोनों के बीच में ये एक स्पेस बन गया कि नहीं बन गया? तो ये स्पेस इस तरीके से पूरा यहाँ पे यूज़ नहीं होता। इस स्पेस से जो हमारा एयर है ना वो आस पास करते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। तो इसकी वजह से, इसके बिहाफ में मैंने इस पैरन काइमा को फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक होता है क्लोरन काइमा, जो अपना ये ग्रीनरी वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है। और वहीं अगर ये स्पेसेस जो प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हमारा एयर का आदान प्रदान होता है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, उसको मैंने बता दिया कि वो एरन काइमा होगा, ठीक है। तो पैरन काइमा के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लोरन काइमा और एक होता है एरन काइमा। एक बात और याद ध्यान देना, ये जो पैरन काइमा होते हैं ना ये वाले अपने लिविंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जो कॉलन काइमा है ये भी अपना लिविंग टिश्यू होता है। केवल और केवल पैरन काइमा में ये जो स्क्लेरन काइमा है केवल और केवल यही एक डेड टिश्यू होता है, क्योंकि जो डेड टिश्यू, क्योंकि स्क्लेरन काइमा का जो मेन पर्पस होता है ना वो हमारा जो प्लांट है उसको हार्ड करना होता है। जैसे आप ये कोकोनट को देखो, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्क्लेरन काइमा वाले टिश्यू प्रेजेंट है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो स्क्लेरन काइमा आता है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो बाहर लेयर है कोकोनट, जिसकी वजह से ये इतना हार्ड होता है बाहर, जो कि इसकी प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अब आगे बात करते हैं कॉलन काइमा के बारे में। देखो कॉलन काइमा अपना दूसरा टाइप है अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो यहाँ पे देखो लिविंग प्लांट टिश्यू मैंने बताया कॉलन काइमा अपना लिविंग होता है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है ना कॉलन काइमा का, वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि जो प्लांट्स हैं वो इजीली बेंड ना हो पाए। ये कॉर्नर से थिक रहते हैं, और जब ये थिक रहते हैं क्योंकि इनका काम, मेन काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, तो इनका जो जगह है वो भी वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, स्टेम्स में, लीफ के स्टॉक्स में। लीफ के स्टॉक्स मतलब जो उसका वो पूरा पार्ट, जो एक तरीके से जैसे ये लीव है ना, ये लीव है, तो ये वाला पूरा जो पार्ट है वो लीव स्टॉक्स हो गया। उन उसके वीन्स में, वीन्स ये लीव्स के वीन्स होते हैं, है ना, जो पत्ती होती है उनकी नसें में, तो इसमें प्रेजेंट होता है। एक तरीके से इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम इस पत्ते को किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं ना, वो टूटेगा नहीं, या फिर टूट जाएगा ज़्यादा हम उसके साथ अगर खिलवाड़ करें तो। वो फ्लेक्सिबिलिटी आगे ट्रीज के पास आई कैसे? क्योंकि उसके अंदर एक कॉलन कायमा नाम का सिंपल परमानेंट टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं स्क्लेरन काइमा, ये भी मैंने आपको बताया कि ये मैं एक तरीके से डेड सेल्स होते हैं। इनका जो मेन पर्पस होता है वो एक तरीके से थिकनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करना, ताकि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। अब जब इसका मेन काम थिकनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करना है तो ये जगह भी वैसी प्रेजेंट रहेंगे जैसे
सीड के कोट में, सीड के कोट मतलब जो बीज की जो ऊपरी वाली लेयर होती है वो हार्ड होती है ना, जो बीज होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से हार्ड होते हैं? स्क्लेरन काइमा की वजह से। नट्स के सेल्स में, कोकोनट के हस्क में, मैंने एग्जांपल भी आपको दिखाया, वो किसकी वजह से इतने हार्ड होते हैं? जो कोकोनट का जो हस्क होता है, मतलब कोकोनट का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो स्क्लेरन काइमा क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो इतना ज़्यादा हार्ड है और वो स्क्लेरन काइमा टिश्यू से प्रोटेक्टेड है। अब ये जो स्क्लेरन काइमा है, आप यहाँ पे देखो स्क्लेराइड्स, ये फाइबर, ये है इसी के टाइप, लेकिन ये दोनों अलग अलग इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया है कि जो स्क्लेराइड्स होगा उसका जो मेन काम होगा वो हार्डनेस और रफनेस प्रोवाइड करना होगा, फाइबर्स का जो मेन काम होगा वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। बस सवाल में आपसे पूछ सकता है कि स्क्लेराइड्स पार्ट ऑफ स्क्लेरन काइमा का मेन पर्पस क्या है, या फाइबर्स ऑफ द स्क्लेरन काइमा हैव मेन पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। आगे चलते हैं। आगे ये आप डायग्राम देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हैं। अब हमने अभी तक हमने क्या बात करी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। लेकिन यही जो स्क्लेरन काइमा मैंने आपको बताया, इसका मेन पर्पस क्या है? एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना। अब ये हार्डनेस जब आ जाती है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन बात करना, तो वहाँ पे जब जहाँ प्रोटेक्शन की बात हो और वहाँ पे एपिडर्मिस की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि एपिडर्मिस एक वो वाली लेयर होती है ना जो हमारे एक तो एनिमल टिश्यू के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट टिश्यू के भी अंदर पाई जाती है। जो ये जैसे ये अपना प्लांट है ना, ये प्लांट, इसके पूरे पूरे ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो कि इस तरीके इसको ना एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। और वो कौन सी लेयर है? वो है एपिडर्मिस लेयर। देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है ना, ये है एपिडर्मिस। जैसे ये प्लांट है, अगर ग्रीनरी पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो ये जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है ये क्या? एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल आपस में मिलके एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं। अब ये ऊपरी वाली ये जो ब्लू ब्लू वाली आप देख रहे हो, आपको ये पानी लग रहा होगा, लेकिन ये पानी नहीं है, ये क्यूटिकल है, क्यूटाइल है ये। क्यूटाइल मतलब ये एक अलग ही लेयर है एपिडर्मिस टिश्यू के ऊपर, जो कि यहाँ पे जैसे ट्रीज के अंदर यहाँ पानी तो प्रेजेंट होगा ही, या फिर एयर वगैरह जो भी इसके अंदर केमिकल्स वगैरह होंगे जो इसकी फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड में मदद करेंगे, इसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करेंगे। जैसे मैं पानी का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो पानी का लॉस, वाटर का जो लॉस है वो तुरंत ही ना हो जाए, है ना, या फिर फालतू में ना होने लगे, उसके लिए एक अलग ही लेयर यहाँ पे ये जो क्यूटिकल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेंटेन करता है कि उसका जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा ना हो जाए, जितना ज़रूरत है केवल उतना ही हो जाए। तो ये एपिडर्मस टिश्यू यहाँ पर है। फिर उसके भी नीचे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये गार्ड सेल आपको दिख रहा होगा, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा मतलब ये एक तरीके से जो ट्रीज है ना उनको ब्रीथिंग के काम आता है, उनको रेस्पिरेशन के काम आता है। भाई ट्रीज भी तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो इसी की वजह से लेते हैं, ये स्टोमेटा की वजह से। ये एक तरीके से गार्ड सेल होते हैं जो किडनी के शेप्स में होते हैं। अब इसी के अंदर से आपका वाटर वेपर भी जाता है, इसी के अंदर से आपका जो CO2 है, O2 है, उसका आदान प्रदान भी होता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे ये गार्ड सेल है, स्पेशल एपिडर्मल सेल, ठीक है, स्टोमा बीन शेप के होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। क्योंकि जहाँ पे ये एयर का एक्सचेंजेस हो रहा है और वहाँ पे वाटर वेपर का एक्सचेंजेस हो रहा है जो वातावरण में हमारा प्रेजेंट है, वहीं पे हमारा फोटोसिंथेसिस भी होगा, ग्रीनरी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसीलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी अपना यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो गैसेस का एक्सचेंज। अब यहाँ पे स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होता है? जब इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही वाटर वेपर आ जाते हैं ना, तो ये जो किडनी बीन शेप होते हैं, ये गार्ड सेल, ये कुछ ज़्यादा ही फूल जाते हैं। जब ये फूल जाते हैं तो ये ओपन हो जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा प्लांट के अंदर ज़्यादा हो चुकी है ना, क्योंकि यहीं से अब आदान प्रदान हो रहा है ना वाटर का और एयर का। तो जब ये ज़्यादा मात्रा में चल जाते हैं तो ये ओपन हो जाता है, ताकि जो फालतू की चीज़ें हैं, जो फालतू का पानी वो बाहर आ जाए। और अगर पानी पर्याप्त मात्रा में है तो ये अपने आप श्रिंक कर जाते हैं, तो ये जो स्टोमेटा होता है ये क्लोज हो जाता है, ताकि फालतू का पानी मतलब जो ज़रूरत पानी है वो भी बाहर ना चल जाए। ठीक है। अब आगे चले, पहले इसको पढ़ लो। ये एपिडर्मिस क्या काम करता है? ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, क्लोजली पैक्ड होता है, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये रुको रफ करता हूँ मैं। देखो ये रहा, ये क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे कहीं भी आपका एयर आने का भी स्पेसेस नहीं है। तो एपिडर्मल, क्योंकि इनका मेन फंक्शन यही है, इसको प्रोटेक्ट करना, जो अंदर की चीज़ें वो बाहर ना चल जाए, अंदर बाहर की चीज़ें वो अंदर ना चल जाए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जर्म्स वगैरह। तो इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वैक्सी क्यूटिकल से ये प्रोटेक्टेड होता है, जो कि वाटर लॉस से भी मुझे
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो भी मैंने बता दिया। एपिडर्मल फॉर्म रूट हेयर्स टू एब्जॉर्ब वाटर, जैसे रूट हेयर्स का मतलब जैसे ये एपिडर्मिस टिश्यू जो होता है वो अपने पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है। जब पूरे प्लांट में प्रेजेंट होगा तो उसके रूट में भी प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ रूट है, इसके रूट में भी प्रेजेंट होता होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके ऊपर भी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट हो गए, वो उसके ऊपर भी एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो ये जो हेयर वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक तरीके पहला फंक्शन तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है ही, लेकिन दूसरा फंक्शन है इसका सरफेस एरिया को बढ़ा देना। ये जितने ज़्यादा हेयर होंगे उतना ही ज़्यादा जगह से मेरा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा मिट्टी के अंदर से। तो एक तरीके से ये सरफेस एरिया रूट का बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाए जितना ट्री को ज़रूरी है, ठीक है। और मिनरल्स वगैरह का, ठीक है। और एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन, ड्राइंग, ठीक है। ये सब तो आपको बता दिया मैंने। ट्रांसपीरेशन, ये गार्ड सेल भी मैंने बता दिया। स्टोमेटा क्या काम करता है, वो एक तरीके से गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, वाटर वेपर का एक्सचेंजेस का काम करता है, फोटोसिंथेसिस भी अपना इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब आप ये लाइन यहाँ पे देख रहे होगे ट्रांसपीरेशन, ये ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण, ट्रांसपीरेशन एक वो वाला प्रोसेस है ना, प्रोसेस है जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अरे यार क्या बन गया ये, रुको एक सेकेंड। जैसे ट्रांसपीरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं ना जिस प्रोसेस से हमारा जो गैसियस है वो एक तरीके से एक्सचेंज होता है। जैसे ये क्या अपना, ये अपना क्या है, ये अपना गार्ड सेल है। अब इसके अंदर एयर जाएगी, इसके अंदर से CO2 बाहर आएगा, उसी प्रोसेस को बस बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। अब एयर जा रही है तो वाटर वेपर भी जाएगा, उसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन की। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब जो ट्रांसपीरेशन होता है ना, उसी तरीके से एक और हमारा प्रोसेस होता है जो कि ट्रांसपीरेशन की तरह होता है, वाटर का आदान प्रदान करता है, एयर का एक्सचेंज करता है, वो होता है हमारा प्रोसेस गटेशन। लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है, ट्रांसपीरेशन में क्या फ़र्क होता है, जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है ना उसमें केवल हमारे वाटर वेपर का आदान प्रदान होता है। लेकिन आपको पता है ये पेड़ों में से लिक्विड वाटर मतलब साफ साफ पानी भी बाहर निकलता है। वो पानी किसकी वजह से, किस प्रोसेस की वजह से निकलता है, गटेशन के प्रेशर के, क्योंकि जब रूट के अंदर कुछ ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ना तो वो पानी जो फालतू का पानी हो वो उसको बाहर निकाल देता है। अब ये जो ट्रांसपीरेशन है वो अपना स्टोमेटा की हेल्प से होता है, ये रहा अपना स्टोमेटा। और जो गटेशन होता है ये हाइडाथोर्स की वजह से होता है। ये जो ट्रांसपीरेशन अपना डे में होता है जब हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उसी समय, लेकिन जो गटेशन होता है उसको धूप की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो नाइट में होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग में होता है, ठीक है। लीफ सरफेस इस तरीके से होता है जब भी हमारा ट्रांसपीरेशन होता है, लेकिन जब हमारा गटेशन होता है तो वो लीफ के साइड से होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा लीफ मार्जिन्स और टिप्स, ठीक है। लीफ के साइड से होता है इस तरीके से यहाँ से। लेकिन जो हमारा ट्रांसपीरेशन होता है क्योंकि वो स्टोमेटा से होता है, स्टोमेटा अपना इसके ट्री जो लीव्स होंगे उनके सरफेस पर प्रेजेंट होता है, तो वो स्टोमेटा से होता है तो वो लीफ के सरफेस से होगा। अब आगे देखो कॉर्क, कॉर्क भी अपना एपिडर्मिस टिश्यू की तरह होता है, लेकिन ये एक तरीके से हार्ड सरफेस जो होते हैं ना, हार्ड सरफेस उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे आप ये ट्री का हार्ड सरफेस देख सकते हो यहाँ पे, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या अपना कॉर्क है। फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है वो कॉर्टेक्स होती है, फिर उसके अंदर एपिडर्मिस होती है, फिर उसके अंदर अलग अलग लेयर होती है, फिर उसके बाद अपना हार्डवुड आता है। यहाँ पे पढ़ो प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन आउटर सरफेस, ठीक है। सबसे बाहरी जैसे ओल्ड स्टेम, ओल्ड स्टेम मतलब ये जो हार्ड वाला स्टेम है, या फिर रूट्स के अंदर पाया जाता है ये कॉर्क। इट इज़ फाउंड बाय कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम इसी का पार्ट है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, जो कि इसकी प्रोटेक्शन को और बढ़ा जाता है। ये सुबेरिन क्या है, जिस तरीके से हमारे एपिडर्मल टिश्यू में हमने देखा था क्यूटिकल एक बाहर की लेयर होती है, उसी तरीके से यहाँ पे सुबेरिन जो हार्ड यहाँ पे स्टेम्स है ना उसके ऊपर भी एक सुबेरिन नाम का एक वैक्सी केमिकल रिलीज हो जाता है, जो कि इसके ऊपर आ जाता है, जो कि किससे हमें प्रोटेक्ट करता है, वाटर प्रूफ बना देता है। एक तो जो भी अंदर का वाटर है वो लॉस ना हो जाए, और एयर प्रूफ। अब क्योंकि ये डेवलप्ड हो चुके हैं, क्योंकि जो हार्ड वाला ट्री है, जो हार्ड वाला ट्री है वो तो अब परमानेंट टिश्यू हो चुका है ना, अब उसको थोड़ा ना ग्रोथ की ज़रूरत है। तो अब ना उसके अंदर पानी जाने की ज़रूरत है ना पानी आने की ज़रूरत है, ना उसके अंदर एयर जाने की ज़रूरत है ना एयर आने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो खाना पानी पहुंचता है ना, वो अभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोइंग वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये अपना ट्री है तो यहाँ तो ऊपर सब ग्रीनरी पार्ट है,
फोटोसिंथेसिस यहीं होता है, तो खाना यहीं बनता है, तो यहाँ यूज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ कैसे पहुँचता है खाना, क्योंकि यहाँ पर भी तो जड़ें मजबूत हैं, यहाँ पर भी तो फंक्शन हो रहा है अपना। वहाँ किस वजह से पहुँच जाता है, वहाँ पहुँच पाता है फ्लोएम की वजह से, जाइलम की वजह से। तो यहाँ तो अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी हार्ट हो चुका है, ग्रोथ हो चुकी है इसकी, तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अब कोई ना फोटोसिंथेसिस होगा, ना पानी वगैरह बाहर से आएंगे यहाँ पे, ना इसमें ट्रांसपीरेशन होगा, ना गटेशन होगा। तो यहाँ पे अलग ही जो टिश्यूज होते हैं अपने कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे अपने जाइलम हो गए, अपने फ्लोएम हो गए, वो अंदर ही अंदर इसको यहाँ पे खाना पानी पहुँचाते रहते हैं। और इसका क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में था, और ये जो भी अपने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सभी थे। अब हम पढ़ेंगे अपने कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपने जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम का क्या मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन का। और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या है, जैसे ये ट्री है, वाटर, ये कहीं और से वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। जैसे अगर मैंने इसके यहाँ पे ऊपर से पानी डाला ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से पानी जाएगा पूरा रूट के अंदर तक, ये पूरा फैल जाएगा, नहीं। जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रीज के अंदर पूरे पार्ट में उसके पानी जो फैलता है, पानी जो पहुँचता है उसके पूरे पार्ट तक, वो केवल रूट के पास से ही पहुँचता है, रूट के पास से पहुंचता है। ठीक है, इसलिए तो बोला जाता है कि जो पानी है वो पेड़ों के ऊपर नहीं, पेड़ों के जड़ों में डालो, क्योंकि यहीं पे जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और यहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से ऊपर पहुँचाता है। अब ये यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जाइलम मतलब केवल नीचे से पानी अब ये ऊपर पूरे पार्ट तक पहुँच पाएगा, इसलिए जो पानी है वो केवल नीचे से ऊपर तक जाता है, इसलिए यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें ना, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है खाना का पहुंचाना। जो भी फोटोसिंथेसिस से हमारा पूरा खाना बन रहा है ट्री के अंदर, उस खाने को पूरे बॉडी तक, पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंचाना। जैसे ये क्या अपना, अगर ये पूरा, अगर ये पेड़ है, अगर यहाँ पे हरा भरा है और यहाँ पे हरा भरा है, तो दोनों जगह फोटोसिंथेसिस होगा। अब यहाँ तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ अगर धूप नहीं पहुंचेगी तो यहाँ तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे खाना बनेगा ना, वो पूरे पार्ट में पहुंचेगा, पूरे ट्री के पूरे पार्ट में पहुंचेगा। तो अगर यहाँ खाना बन रहा है तो यहाँ पर भी पहुंचाना पड़ेगा, यहाँ पर भी पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, ये सवाल में पूछ लेता, हालांकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, तो ये मुझे नहीं लगता पूछेगा, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए एक तरीके से। पार्ट 1 पार्ट 2 इज़ करेक्ट, पार्ट 3 इज़ करेक्ट, इस तरीके से करके दे सकता है। तो जाइलम, इसका मेन पर्पस अपना वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम का जो मेन पर्पस होता है वो खाना का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो खाना का ट्रांसपोर्टेशन वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर भी खाना पहुँचेगा, नीचे भी खाना पहुँचेगा। लेकिन जो पानी है वो केवल नीचे से ऊपर जाएगा। अब ये आप ट्री अगर देख रहे हो, ये वेसल्स क्या है, ट्रैकेट्स क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये है जाइलम के ही पार्ट्स। लेकिन और इनका ओवरऑल अगर मैं पर्पस की बात करूँ, तो इनका ओवरऑल जो पर्पस है वो यही है कि वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करना है। अगर नीचे यहाँ पे वाटर है तो उसको ऊपर तक पहुँचाना है। यहाँ पे फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर, ये है इसी के टाइप, फ्लोएम के ही है। इनका भी ओवरऑल अगर मैं मेन पर्पस देखूँ, तो फूड को पूरे बॉडी ऑफ द प्लांट में पहुँचाना। बस ये उसके अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप किस बेसिस पे डिवाइड है, इनका अलग अलग थोड़ा सा काम हो जाता है। जैसे किसी का काम है कि एक तरीके से उसको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इनका भी यही काम है। जैसे है तो परमानेंट टिश्यू ही, परमानेंट टिश्यू का जो नेचर है वो क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना। तो जाइलम का भी जो काम है वाटर का ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक तरीके से स्ट्रेंथ वगैरह भी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। और जो मेन पर्पस है वो तो अपना वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये सब काम तो प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कर रहे थे, लेकिन कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये सब भी काम हो रहा है, स्ट्रेंथ का प्रोवाइड का, सपोर्ट का, स्ट्रेंथ का, फ्लेक्सिबिलिटी का, लेकिन उसके साथ साथ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इनका मेन पर्पस है। और फ्लोएम का जो मेन पर्पस क्या है, वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है। ये इनके अलग अलग टाइप्स हैं। एक बात और आप जान लो, इसमें जो ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है ना, केवल और केवल यही लिविंग होता है, और बाकी के जितने भी होते हैं वेसल्स, ट्रैकेट्स और ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे अपने डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सवाल में पूछ लेता है इजीली, तो आपको पता होना चाहिए केवल यही एक क्या होता है, लिविंग सेल्स होता है। ऐसे ही फ्लोएम में अगर आप देखोगे, ये चारों पार्ट में से केवल एक और केवल एक फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्लू से डिनोट किया और इसको ग्रीन से, क्योंकि ये सारे लगभग सारे ही
लिविंग है, केवल ये फ्लोएम फाइबर डेड है। और यहाँ पे ये सारे ही अपने डेड है, बस एक जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा मतलब क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह पैरेनकाइमा दिख गया तो मेन फंक्शन क्या है इसका, फूड वगैरह का स्टोरेज करना, तो लिविंग है ये इसलिए। जहाँ पर भी आपको पैरेनकाइमा दिख जाए वो तो हमेशा मतलब लिविंग ही रहेगा, लेकिन यहाँ फ्लोएम में ये लिविंग नहीं है, हाँ लिविंग ही रहेगा, है ना। यहाँ पर भी ये लिविंग है, यहाँ पर भी लिविंग है, और बाकी ये सारे क्या है, डेड है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना, जहाँ पर भी पेरेंट काइमा देखिए वो लिविंग तो रहेगा यहाँ पे। ये मैंने आपको समझा दिया। जाइलम है तो नीचे से हमेशा पानी ऊपर जाएगा, इसलिए वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। फ्लोएम खाना पहुँचाना, अगर यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ तो खाना नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ से खाना यहाँ ऊपर भी जाएगा, यहाँ से खाना नीचे भी जाएगा। वो किसकी वजह से जाएगा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है, जो कि सिंपल नहीं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। आगे चलते हैं, ये उसी को मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ लेना आप। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अपवर्ड लिविंग, मोस्टली लिविंग, मैंने बता दिया कौन सा केवल डेड है। फ्लोएम में कौन सा डेड है, केवल फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ऐसी बात, ऐसी वैसी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फाइबर, और इसमें केवल जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग है और बाकी सारे डेड है। आगे चलते, अब देखो ये जितना भी हमने पढ़ लिया, सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस यहाँ से स्किप मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो यहाँ टॉपिक पढ़ाते हुए बच जाते हैं, याद नहीं आते, तो उन सभी को हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर लेते हैं। या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े नए तरीके के होते हैं, जिसमें हम अलग ही कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, और ये सवाल CHSL 2024 का है, मतलब रिसेंटली या ज़्यादा पुराना भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम पूछ लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप थे, एक एपिकल मेरिस्टेम, एक लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इसमें यही मुझे बताना, एपिकल मेरिस्टेम का इनमें से कौन सा पार्ट है। प्रोटोडर्म मैंने बताया था, देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैंने आपको बताया था और वो दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ बताया था, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये कब बताया था, है ना। यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये रहा प्रोटोडर्म, यहाँ ना ये रहा प्रोटोडर्म। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे इसकी जो आउटर सरफेस होगी उस पे भी प्रोटोडर्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो डेफिनेटली टिप पे प्रेजेंट होता है, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, एक तरीके से ग्रोथ करना, और प्रोटोडर्म भी उसी का पार्ट है। अब आगे चलते हैं, अगला अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या है, प्रोटोडर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जाइलम। याद रखना, वाटर का भी और साथ साथ मिनरल्स का भी। मिनरल समझ के आप ये मत लगा देना कि भैया ने तो केवल वाटर का बताया तो वाटर जाइलम करेगा, और फ्लोएम मिनरल्स नहीं होता है तो मिनरल्स फ्लोएम के अंदर नहीं। वाटर और मिनरल्स दोनों का काम करता है जो अपना जाइलम होता है। ठीक है, पैरेनकाइमा मैंने बता दिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसका मेन काम है फूड का स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लोएम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही था। इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू। ठीक है, अगला सवाल अपना देखो, सेल्स ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू लैक। एक बात और ध्यान रखना, वैक्यूल्स लैक करते हैं वो उनके पास, क्योंकि जो मेस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, उनका जो मेन पर्पस है वो ग्रोथ होता है, उनका कोई मेन पर्पस ये नहीं होता कि रिजिडिटी प्रोवाइड करना। भाई वैक्यूल का काम क्या होता है, एक तो फूड का स्टोरेज करना, और टर्जिटी प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये सब काम है ही नहीं मेस्टमेटिक टिश्यू का। इसलिए जो मेस्टमेटिक टिश्यू हो गया, जो हमारे एपिकल हो गया, इंटर कैलरी हो गया, या फिर लेटरल हो गया, उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। लेकिन वही अगर आप परमानेंट टिश्यू के अंदर देखोगे, परमानेंट टिश्यू का मेन पर्पस क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना। तो इन सब में वैक्यूल का रोल प्ले होता है, क्योंकि मैंने जब आपको सेल टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था, सेल का वैक्यूल का केवल यही काम नहीं है कि उसको फूड वगैरह स्टोरेज करना, एक तरीके से उसका स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना, क्योंकि एक तरीके से वो प्लांट सेल में वैसे ही बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। प्लांट सेल में जब वो बड़ा होता है तो वो एक तरीके से ज़्यादा एरिया घेरता है, ज़्यादा एरिया घेरता है तो वो सेल्स को थोड़ा सा अंदर से मजबूत बनाता है ना। अंदर से एक तो उसके अंदर खाना भरा रहता है, एनर्जी फुल है वो, तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था अपना, वैक्यूल्स। मेस्टमेटिक टिश्यू में नहीं होता, परमानेंट टिश्यू में होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपना, व्हाट हैपन टू गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब उनके अंदर वाटर फ्लो होने लगता है तो जो स्टोमेटल पोर्स है वो ओपन होता है, तभी तो उनके अंदर वाटर फ्लो होगा। और अगर ज़्यादा फ्लो हो जाता है तब भी वो ओपन रहता है, क्योंकि जो फालतू के वाटर है वो बाहर आ जाए। लेकिन वहीं अगर उनके अंदर वाटर फ्लो नहीं होता
तो वो श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अब पर्याप्त मात्रा में वाटर है या फिर वाटर नहीं है। जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो स्टोमेटा जो पोर है वो ओपन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको क्या बताया, जब सेल्स जो है वो डिवाइड करना बंद हो जाते हैं। जब बंद, क्योंकि अब जो परमानेंट टिश्यू तभी काम आते हैं जब जो सेल डिवाइड होना, ग्रोथ अब बंद हो जाती है। अब इनका के मेन जो पर्पस है वो केवल हार्डनेस प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ऑप्शन ए होगा ही नहीं, सेल डिवाइड ही नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ देखो वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ये तो गलत बात है। वैक्यूल्स तो परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ये भी गलत हो गया। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, नहीं, उसमें इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स होते हैं। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स का मतलब क्या है? देखो इंक्लूजन्स तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको इंक्लूजन मतलब नहीं पता तो भी आप जाने दो। लेकिन इनऑर्गेनिक से तो आप इतना समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की जा रही है। तो क्या परमानेंट टिश्यू में या क्या प्लांट में केमिकल रिएक्शन नहीं होते? एब्सेंट होता है वो, ऐसी बात नहीं है, प्रेजेंट होता है। तो ये भी गलत हो गया। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट, यस। जब मैंने आपको परमानेंट टिश्यू में एपिडर्मिस पढ़ाया था, परमानेंट टिश्यू मैंने आपको दो तरीके पढ़ाया ना, एक सिंपल पढ़ाया था, ठीक है, और एक क्या पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था। जब मैंने आपको सिंपल पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको पैरेनकाइमा बताया था, और पैरेनकाइमा के अंदर ही मैंने आपको एक बताया था एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है। जैसे ये क्या अपना गार्ड सेल प्रेजेंट है, गार्ड सेल ही था ना, गार्ड सेल नहीं था, इस तरीके से था पैरेनकाइमा, इस तरीके से था पैरेनकाइमा, इस तरीके से आपस में ज्वाइंट था। अब ये बीच के जो स्पेसेस है इसी की वजह से ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ही तो है। और ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, एक तरीके से पैरेनकाइमा का पार्ट है। ये पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है। तो ये स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? एरनकाइमा। और ये जो ग्रीनरी वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बताओ भाई, ये तो अपना मेस्टमेटिक टिश्यू है ना। कोलेनकाइमा भी अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू है। जाइलम है अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कोलेनकाइमा हो गया, पेरेनकाइमा हो गया और स्क्लेरेनकाइमा हो गया, ये सभी क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। लेटरल मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम ये सभी क्या है? मेस्टमेटिक टिश्यू है। दो तरीके के प्लांट टिश्यू होते हैं, मेस्टमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया मेस्टमेटिक टिश्यू को, और फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया परमानेंट टिश्यू को, जिसमें से एक सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वाला जाइलम और फ्लोएम होता है, सिंपल वाला कौन सा होता है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 थे अपना। विच प्लांट टिश्यू डज फोटोसिंथेसिस प्राइमली अकर। विच प्लांट, इन विच प्लांट। देखो जाइलम में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फ्लोएम में भी होगा नहीं, एपिडर्मिस में भी नहीं होगा, स्टोमेटा में होता है, इसलिए एक ही बच गया मीजोफिल। मीजोफिल वो प्लांट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्राइमली अकर होता है, याद रखना इसको। ठीक है, ये किस में पूछा गया था? जी 2024 में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, दोनों ही प्लांट टिश्यू भाई। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक प्लांट परमानेंट टिश्यू। देखो यहीं पे मैं समराइज कर देता हूँ, आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है, यस। तो यहीं पे मैं समराइज करता हूँ। हमने पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा अपना क्या है? परमानेंट टिश्यू। फिर मैंने इस परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था? एपिकल मेरिस्टेम। फिर दूसरा क्या था अपना? इंटर कैलरी, ठीक है, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है, जो लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है। तीसरा मैंने क्या बताया था? लेटरल, जो कि उसकी थिकनेस को मोटापा को बढ़ाने में मदद करता है। फिर मैंने परमानेंट टिश्यू पे आया। परमानेंट टिश्यू को मैंने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, और 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो सिंपल और एक क्या है? कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने सिंपल को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से पहला क्या है? अपना पैरेनकाइमा, दूसरा क्या है? अपना कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या है? अपना स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है? फूड का स्टोरेज कराना, ट्रांसपीरेशन कराना, ट्रांसपीरेशन नहीं, फूड का स्टोरेज कराना, फोटोसिंथेसिस कराना। जो ट्रांसपीरेशन है वो तो अपना एपिडर्मल सेल में था, कॉर्क में था। कोलेनकाइमा का मेन पर्पस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। स्क्लेरेनकाइमा का मेन पर्पस क्या था? उसकी हार्डनेस को बढ़ाना, उसकी थिकनेस को बढ़ाना, और भी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। फिर कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने 2 चीज़ पढ़े थे, एक तो पढ़ा था जाइलम और एक पढ़ा था हमने फ्लोएम। जाइलम का मेन पर्पस क्या था? जाइलम का जो मेन पर्पस था वो क्या था बताओ? वाटर की सप्लाई करना। और फ्लोएम का जो मेन पर्पस था वो क्या था? अपना वो फूड का ट्रांसपोर्ट कराना।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जाइलम के जो 4 पार्ट्स हैं वो भी याद रखने हैं। जाइलम के जो 4 पार्ट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखवाए होंगे, लिखवाए थे मैंने, लिखवाए होंगे क्या, तो वो सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आई होप इसका पूरा आपको रिवीजन भी हो गया होगा और आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को अंत करते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आखिरी में 10 क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, तो आप उनको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।